अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका साइंस टीचर फाइज बशीर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस से। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपनी साइंस की बुक्स निकाल लें। उन्हें याद होना चाहिए कि अपने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम अपनी साइंस के फर्स्ट चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अपने प्रीवियस लेक्चर से हमने क्या बात करी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने ये बात कही थी कि जो सिस्टम है बॉडी के अंदर जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। जिस तरह जो है रोड पर ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियों को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ सामान और मुसाफिरों के नकलो हमल के लिए, सिमिलरली बॉडी में भी फूड, ऑक्सीजन और यूज़फुल केमिकल मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड का जो है वो काम करता है, ये सारा सिस्टम काम करता है। इसके अलावा साथ ही साथ कोई ऐसे केमिकल्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम सर अंजाम देता है। ये सिस्टम डिपेंड करता है 3 थिंग्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ हार्ट जो है वो सिस्टम का मेन ऑर्गन है। देन ब्लड वेसल्स जो है कनेक्टेड होती हैं हार्ट से और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है और डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और एक सिस्टमैटिक वे के अंदर ब्लड पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। देन खुद ब्लड, क्योंकि ब्लड ही वो मीडियम है वो सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, भले वो फूड, ऑक्सीजन हो या फिर कोई वेस्ट मटीरियल हो। तो ब्लड तो मेन चीज़ है जिसके बिना ये काम हो नहीं सकता। और ब्लड जो है वो एक लिक्विड टिश्यू है। ब्लड इज़ अ टिश्यू बट स्टेट्स इन अ लिक्विड स्टेट। सही। उसके बाद जो है हमने भी डिस्कस किया था 1 बाय 1 की ब्लड वेसल्स कौन कितने किस्म की होती हैं, किसकी क्या स्पेशलिटी है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड कंसिस्ट करता है 2 थिंग्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज़ ब्लड सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड बीसीज एंड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा जो है वो ब्लड का अपना लिक्विड पार्ट जिसमें 95% वाटर होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये सारी मालूमात तो हमने कर ली, लेकिन ये तीनों मिलकर काम कैसे करती हैं आज हमें इससे बात करनी है। ये तीनों जब मिलते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, तो सिस्टम को चलाते कैसे, ब्लड को सर्कुलेट करते कैसे। सही। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि अगर हार्ट की मिसाल ली जाए तो हमने पहले भी मैं यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ नॉर्मल सा, जो ऐसा होता तो नहीं है वैसे असली में, लेकिन हम जैसे यहाँ पे 4 चैम्बर्स को जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ये बात की गई थी यहाँ पे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं और ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम का नाम दिया जाता है और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल का नाम दिया जाता है। 4 चैम्बर्स कैसे होंगे, तो जो राइट साइड पे पढ़ रहे हैं उनको कहेंगे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ़्ट साइड पे हैं उनको कहेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम। तो इस तरह से इनको 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। ये बात भी हम जानते हैं यहाँ पर कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक रास्ता होता है, एक वाल्व होता है जो ऊपर से आने वाली ब्लड को नीचे ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन ये इस वाल्व का काम क्या है कि ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोक देगा, तो ब्लड सिर्फ नीचे ही मूव करेगा, वापस ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वाल्व होता है जो लेफ़्ट एट्रियम से आने वाली ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में मूव करता है लेकिन बैकवर्ड जाने से रोकता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास अब हार्ट है तो उसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड वेसल्स जा रही होंगी और लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में भी। तो ये जो है वो हार्ट है। सिमिलरली घर की मिसाल ले लेते हैं अगर, तो जो घर होता है एक, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये 2 घर हैं, तो एक तो आने का रास्ता है और एक रास्ता पीछे का दरवाजे वाला रास्ता है, और ये 2 कमरे यहाँ बने हुए हैं। तो आप इस रूम से इस रूम के अंदर तो आ सकते हैं, सही, और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। सिमिलरली बराबर वाला है तो इन दोनों के दरमियान तो गैप है, यहाँ एक दीवार है, यहाँ जो 2 चीज़ें होंगी, 2 बंदे अगर होंगे तो यहाँ वाला बंदा यहाँ नहीं तो उसको वापस घूम के आना पड़ेगा,
वो यहीं से डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर उसे इस तरफ आना है राइट वाले साइड पर, तो उसे दरवाजे से बाहर निकलकर घूम कर अंदर आना होगा। सही। तो हार्ट जो है वो इस तरह से बनाया गया है। होता क्या है यहाँ पर कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स जब डिफरेंट किस्म की हैं, तो यहाँ ब्लड भी डिफरेंट किस्म के हैं। सो एक तो आपके पास है कौन सा ब्लड, इसका नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है। और जो दूसरा ब्लड है, दूसरी टाइप का ब्लड है, उसका नाम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर अभी ऑक्सीजन गैस शामिल नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर ज़्यादा मिकदार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूद है। हम यहाँ समझाने के लिए वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उसको रेड से शो किया जाता है, रेड कलर से, जबकि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से शो किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों ब्लड अलग अलग ही चलते हैं, अलग अलग ही सर्कुलेट करते हैं, सेपरेटली सर्कुलेट करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये दोनों ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। किसी भी पॉइंट के अंदर ये ब्लड दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। यही वजह है कि आर्टरीज़ के अंदर कौन सा ब्लड पाया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेंस के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों ब्लड की ब्लड वेसल्स ही अलग हैं। सही है। तो ये दोनों सेपरेटली ही मूव करेंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। सो हमारे पास जो राइट वाली साइड होती है उसके अंदर, राइट वाली साइड के अंदर मूव करता है हमारे पास कौन सा वाला ब्लड? जो राइट साइड है इसमें मूव करेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू वाला। और जो लेफ्ट वाली साइड है उसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, यानी रेड। तो ये दोनों की सर्कुलेशन सेपरेट है। ये दोनों ब्लड किसी भी मुकाम पर जाकर बॉडी में मिक्स होते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सही। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वार्म ब्लडेड, या टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले और गर्म खून वाले। इनमें फ़र्क ये होता है कि जो कोल्ड ब्लडेड हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सही। माहौल के साथ साथ उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, जबकि जो वार्म ब्लडेड हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। माहौल में, इन्वायरमेंट में इतनी भी तब्दीली आ जाए लेकिन उनके बॉडी टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी वजह ही यही है कि जिनकी बॉडी के अंदर दोनों टाइप्स के ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं वो बन जाते हैं कोल्ड ब्लडेड, वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी बॉडी के अंदर ये ब्लड आपस में कहीं मिक्स होते ही नहीं है, सेपरेटली सर्कुलेट करते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड, जस्ट लाइक ह्यूमन, जस्ट लाइक बर्ड्स, वाइल फ्रॉग एंड फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड। आपने देखा होगा कि फ्रॉग हमें हर वक्त नहीं मिलते, कुछ स्पेशल सीजन्स होते हैं, बारिश के बाद वो निकलते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अदरवाइज़ जो है ज़्यादा गर्मी हो गई तो तब भी चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, सर्दी से चले जाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को जो है टॉलरेट नहीं कर सकते, या कह रहे हैं कि उसका वो चेंज हो रहा है तो उनकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको नहीं देख सकते। तो उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी है या जो बर्ड्स की बॉडी है, उनकी बॉडी के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो तो कांस्टेंट रहता है, भले माहौल में कितनी सर्दी कितनी गर्मी हो जाए, बॉडी पे कोई इफेक्ट, बॉडी टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं आता। उसकी वजह यही है कि बॉडी के अंदर दोनों टाइप्स के ब्लड जो है वो मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स के अंदर और सेपरेटली मूव करते हैं, कहीं मिक्स नहीं होते। हम थोड़ी बात करते हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम चल कैसे रहा है। तो जो सर्कुलेशन है, हम सर्कुलेशन की बात करेंगे। सर्कुलेशन जो है वो 3 स्टेप में हो रही है। कैसे? एक सर्कुलेशन जो है वो 3 स्टेप में हो रही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक कैसे? एक जो है वो लंग्स हैं, देन जो है वो हार्ट है, और देन जो है वो बॉडी है। सही। लंग्स, हार्ट एंड बॉडी। सो होता क्या है कि हमारे पास, अगर हम बॉडी से शुरू करें, सो बॉडी से जो वेन्स हैं वो हार्ट तक आ रही हैं। या हम एक मेन वेन की बात करें, इसका नाम क्या था? पल्मोनरी वेन।
सारी वेन्स की भी बात नहीं कर रहे। तो ये वो वाली वेन थी जो ब्लड लेकर आ रही है हार्ट तक बॉडी पार्ट से। सही, हार्ट क्या करेगा, इस वाले ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा। सही, अब यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी से कौन सा ब्लड आ रहा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। सही, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ये ब्लू वाला ब्लड आ रहा है बॉडी से हार्ट तक। हार्ट ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, लंग्स के पास। लंग्स क्या करेंगे, लंग्स में जब ये ब्लड जाएगा तो ये CO2 गैस को वापस बाहर एक्सहेल कर देंगे और इसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करवा देंगे। अब ये ब्लड जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। अब ये रेड वाला ब्लड कहाँ जाएगा, वापस हार्ट के पास जाएगा, रेड वाला ब्लड है ये, और अब हार्ट इसको वापस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो जस्ट यही सर्कुलेशन है, इन 3 जगहों पर ये सर्कुलेशन मूव करती है। बॉडी से कौन सा ब्लड निकलेगा हार्ट में जाने के लिए, ब्लू कलर का ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं है। हार्ट उसको कहाँ पहुँचाएगा, लंग्स के पास। क्यों, लंग्स में जब वो ब्लड जाएगा तो लंग्स उस ब्लड में से CO2 गैस को बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे। अब वो ब्लड रेड हो गया है। अब लंग्स इस रेड वाले ब्लड को ट्रांसफ़र कर देंगे वापस हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम ही पंप करना है, एक ब्लड वेसल दूसरी ब्लड वेसल तक ब्लड को पंप कर देना। अब हार्ट जो है वो इस वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा बॉडी पार्ट्स में। तो इन 3 स्टेप्स में, इन 3 जगहों में सर्कुलेशन चलती रहती है, बॉडी पार्ट्स, हार्ट, लंग्स, देन लंग्स, हार्ट, बॉडी पार्ट्स। तो ये है ह्यूमन बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन। सही, तो इन 3 जो है जगहों पर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और ये सर्कुलेशन चलती रहती है, साइकिल चलता रहता है जब तक ज़िंदगी मौजूद है, जब तक वो ह्यूमन बॉडी ज़िंदा है। सही, और यही जो है साइकिल जो है वार्म ब्लड की वजह से कि हीट क्रिएट हो रही है यहाँ पर। जब तक ये खून गर्दिश कर रहा है शरीयानों में, तब तक बॉडी के अंदर हीट है, बॉडी गर्म है। सही, टेम्परेचर है बॉडी के अंदर। जैसे ही रुक जाएगी मूवमेंट, वैसे ही बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा। सही, तो ये इस तरह से होती है बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी हार्ट की सेहत के हवाले से। सही, इस पूरे टॉपिक की डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 के ऊपर। इस पूरे चार्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं इतना अच्छा यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, तो आप अपनी बुक में देख लें, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 के ऊपर पूरा चार्ट मौजूद है कि कैसे जो है ये सिस्टम सर्कुलेशंस में हो रही सर्कुलेशन होती है सिस्टम के अंदर। देन आप थोड़ी सी बात करते हैं हार्ट की सेहत के हवाले से। अब आपने देखा कि ये जो हार्ट है ये बहुत मेन ऑर्गन है, ये लंग्स से भी कनेक्टेड है और बॉडी, और भले ही ब्लड वहाँ से निकले लेकिन उनको हार्ट तक लाजमी आना है, हाजिरी लाजमी देनी है हार्ट में। लंग्स से निकले या बॉडी पार्ट से निकले, उसको हार्ट से होकर गुजरना है लाजमी। सही, तो हार्ट जो है वो एक बहुत ही मेन ऑर्गन है और बहुत ही डेलिकेट भी है। सही, तो आपके पास हार्ट की सेहत के हवाले से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। हार्ट की अगर बात की जाए तो वो लोग, वो डॉक्टर जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, स्टडी कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक टेक्नीशियन भी बताया जा रहा है कि ECG टेक्नीशियन। ECG टेक्नीशियंस कौन होते हैं, जब हार्ट की बीमारी होती है उसको डायग्नोज करने के लिए एक ख़ास किस्म का टेस्ट है। इससे पता चलता है कि हार्ट कैसा काम कर रहा है। अगर ये चेक कराना है कि मेरा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या मेरे हार्ट के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक लिखता है टेस्ट जिसका नाम है ECG। ECG शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। सही, ECG को आम लफ्ज़ों में दिल की पट्टी भी कहा जाता है। दिल की पट्टी करा लो, दिल की पट्टी करा लो, तो जो दिल की पट्टी होती है अक्सर जो है, अब ऐसे भी दिखा रहे हैं टीवी के अंदर कि दिल की पट्टी अगर ऐसे चल रही है डिफरेंट उसमें तो सही है, अगर सीधी हो गई तो दिल बंद हो गया। तो ये एक्चुअली यही ECG होती है जिसकी जो है वो पेपर के ऊपर इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है। तो ECG के ज़रिए डॉक्टर ये चेक करता है कि जो पेशेंट उसके पास आया है उसका दिल कैसे काम कर रहा है। उसको रीड करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, रीड करने की बात अभी नहीं करें, कैसे समझेंगे। जस्ट ये एक रिपोर्ट, एक टेस्ट है ECG का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि हार्ट की मूवमेंट कैसी है, या हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या दिल कितना सेहतमंद है और कितना सेहतमंद नहीं है।
सही। तो अभी हमें बात करनी है दिल की सेहत के ऊपर, हम कौन सी जो है वो तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, कौन सी जो तरीके अपनाएं जिससे हमारी जो दिल है वो हमेशा सेहतमंद रहे और सेहतमंद जो है वो होकर प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करे। सही। तो अब हम बात करने वाले हैं हेल्थी हैबिट्स फॉर हेल्थी हार्ट में। ऐसे कौन सी जो है वो चीज़ें अपनाई जाएं, तरीके अपनाए जाएं जिससे जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली काम करे, प्रॉपर वर्क परफॉर्म करे और सेहतमंद रहे हमेशा। तो यहाँ पहली चीज़ जो आती है वो आती है ग़िज़ा के हवाले से। हम खाते क्या हैं, ऐसा क्या खाया जाए जिससे जो है वो हार्ट हेल्दी रहे। तो पहली बात तो ये कि हमें क्या खाना चाहिए, तो हमें खाना चाहिए ईट हेल्थी फूड्स। हेल्दी फूड्स में क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स आ सकते हैं, वेजिटेबल्स आ सकती हैं। सही। तो आपके पास अगर ग़िज़ा के वजह से बात की जाए तो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ग़िज़ा खाई जाए जो फ्रेश हो और हेल्दी हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई हैं, या इसके अलावा जो है रेशेदार खा लिया। रेशेदार ग़िज़ा जो होती है वो बहुत अच्छी, फाइब्रस जो होते हैं, फाइब्रस फ्रूट जो होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं दिल की हार्ट की हेल्थ के लिए। इसके अलावा क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑयली चीज़ें मत खाएं। ठीक है, ऑयली, चिकनी, तली हुई, ज़्यादा फैट्स जिसमें मौजूद हो, ऐसी कोई फूड जो है वो अवॉइड की जाए अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे हमेशा। सही है। और लो शुगर यूज़ की जाए, चीनी का इस्तेमाल भी कम से कम किया जाए अगर हेल्दी हार्ट चाहते हैं तो। सही है। तो एक बात तो ये कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने अच्छे से, और अवॉइड करना है किसको, ऑयली फूड को, और साथ साथ लो शुगर आपने लेनी है। चीनी जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं नॉर्मली वो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वैसे कोई चीज़ ले रहे हैं तो उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे यकीनन वो हेल्दी होंगे। लेकिन हम जो शुगर ले रहे होते हैं, बाज़ारी चीनी जो ले रहे, जो चाय में चीनी डालते हैं हम लोग, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है सक्रोज, उसकी कैलोरीज इंतहाई हाई हैं। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए ज़्यादा मिकदार में लिया जाएगा तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। सिंपल। तो शुगर जो है वो कम, जो है वो अगर मीठा खाने का बहुत शौक है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन शुगर को जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हेल्दी हार्ट चाहिए तो यहाँ पे ये हो सकता है कि खानों में नमक को कम इस्तेमाल किया जाए। इसकी सही बात ये होगी, अच्छी वजह ये होगी कि आपके पास ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नमक अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत नुकसानदेह है। सही है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अवॉइड हाई डोज ऑफ सॉल्ट। मैंने देखा है अक्सर लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, बहुत नमकीन खाने लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल मिकदार जो है, जो बॉडी के लिए ना हार्मफुल हो बहुत ज़्यादा, उतनी मिकदार में नमक को यूज़ किया जाए। बहुत से लोग ऊपर से नमक ऐड करते हैं तो वो भी गलत है। सही है। सॉल्ट को एक नॉर्मल मिकदार में लेना चाहिए, वरना ये बॉडी के हार्ट के लिए, स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो कि हम बात ही कर रहे हैं हेल्दी हार्ट की, तो हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि नमक को जो है वो अवॉइड किया जाए, अदरवाइज़ ये हार्ट की सेहत को मुतासर करेगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये कि अब अपनी लाइफ के अंदर लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने ज़्यादा, कि वो अब उनकी ज़िंदगी की जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म होती जा रही है। वो सुबह ऑफिस में जाके बैठ गए, शाम में घर आके बैठ गए, खा लिया पी लिया सो गए, तो वो जो एक गैप आ रहा है बीच में बॉडी की एक्टिवनेस का, या अब बॉडी में भी इतनी एक्टिव नहीं जितनी पहले की थी। पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा एक्टिव थे, ज़्यादा सेहतमंद थे, अब लोग इतने सेहत में इतने एक्टिव नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इतने ज़्यादा लोग अब बिज़ी हो गए हैं कि उनके लिए अपने लिए टाइम नहीं है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, हैवी वेट लिफ्टिंग करें, बल्कि आप अगर साइकिलिंग भी कर लेते हैं, अगर आप जॉगिंग भी कर लेते हैं, या रनिंग भी करें, थोड़ी सी आधे एक घंटे वॉक कर लेते हैं, तो ये भी एक्सरसाइज जो है वो आपके हार्ट की सेहत के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाएगी। तो ये तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से होता क्या है कि आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उन मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन का लेवल बढ़ जाता है। जितनी जल्दी, जितना अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा मसल्स तक पहुँचेगी और मसल्स एक्टिव हो जाएंगे।
तो ये सेहत का राज है। अगर हम पड़े रहेंगे ऐसे ही तो जो है मसल्स भी इनएक्टिव रहेंगे और सुस्ती सी रहेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी बहाल नहीं होगी बॉडी के अंदर। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करनी चाहिए। डेली बेसिस पर नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 बार तो लाजमी एक्सरसाइज को जो है वो करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना लगे या आप चाहते हैं कि आपका दिल जो है हमेशा सेहतमंद रहे, तो एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बहुत वेट लिफ्टिंग की जाए, हैवी वेट की, बल्कि वॉक भी अगर कर लिया जाए डेली बेसिस पर, या जो है वो रनिंग कर ली जाए, साइकिलिंग कर ली जाए, जॉगिंग कर ली जाए, तो उस पर भी काफ़ी जो है बॉडी में अच्छा इम्पैक्ट रहता है। सही। तो द थर्ड वन इज़ एक्सरसाइज। नंबर 4 की बात करें तो बॉडी में जो है आपके पास क्या होना चाहिए, पानी की मिकदार, पानी पीना। अक्सर लोगों मैंने देखे कि पानी बहुत कम, मैं खुद पानी बहुत कम पीता हूँ, तो जो है पानी बहुत कम पीते हैं। हमारी जो बॉडी है वो 75% तक जो है वो वाटर पे जो है वो कंसिस्ट करती है। अभी हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि जो प्लाज्मा है, हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर 90% वाटर मौजूद है। तो वाटर की तो वैसे इतनी अहमियत है, और अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड की सर्कुलेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सही। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है, और जो नॉर्मल मिकदार है दिन में 8 से 12 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह है कि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। जब बॉडी हाइड्रेट रहेगी, बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, बॉडी में पानी नॉर्मल मिकदार में मौजूद होगा, तो बॉडी के सारे काम प्रॉपर वे में चलेंगे। भले वो हार्ट हो, वो लंग्स हो, वो किडनीज़ हो, कोई भी बॉडी ऑर्गन है, वो पानी की सही मिकदार अगर मौजूद है तो वो अपना काम प्रॉपर करेगा। सही। तो और पानी की जो तलब है या जो मिकदार है वो सीजनल रहती है। ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको सेम किस्म के पानी की दरकार होगा। अगर सर्दियाँ हैं तो प्यास कम लगती है, गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है। तो इन्वायरमेंट के हवाले से या मौसम के हवाले से पानी की जो है वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं बॉडी के अंदर। हर वक्त आपको पानी की जैसी मिकदार रिक्वायर्ड नहीं होती। सही। लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ही प्यास लग रही है, या एक्सरसाइज आपने की है, बहुत हैवी कोई काम करा है मेहनत वाला, तो उसके बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सही। ताकि बॉडी में एनर्जी बहाल हो। पानी भी जो है वो बॉडी में एनर्जी बहाल करता है, एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है। अगर जितने भी मसल्स हैं उन तक जो फूड बॉडी में स्टोर था वो पहुंच जाए और मसल्स वापस से जो है वो एक्टिव हो जाए। तो ये हमारा 4th पॉइंट था कि वाटर। सही है। वाटर हमारा 4th पॉइंट था। हम कह सकते हैं कि हमें 8 से 12 गिलास कम से कम दिन में पानी पीना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हेल्थी हार्ट के लिए। सही है। वाटर का इनटेक बहुत ज़रूरी है हेल्थी हार्ट के लिए। और लास्ट वन जो है यहाँ पर कि क्या करना चाहिए, और तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आपको लाजमी छोड़ देनी चाहिए जो गलत हैं और जिनका जो है डायरेक्ट अटैक जो है वो हार्ट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करना, ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करना। अगर ऐसा कोई केमिकल, कोई टॉक्सिक केमिकल अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, बॉडी की हेल्थ के ऊपर, स्पेशली हार्ट के ऊपर। सही है। अगर फ़ौरन से कोई वो इम्पैक्ट नहीं भी आ रहा है तो काफ़ी जो है वो कुछ टाइम बाद वो नज़र आ जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग जो है वो ऐसे तंबाकू वगैरह यूज़ करते हैं, उनके हार्ट काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, पता नहीं चलता उनको उस वक्त, लेकिन बाद में वक्त का वक्त नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो जहर है, थोड़ा थोड़ा जहर जो है वो इंसान को अंदर ही अंदर मारता रहता है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को जो है वो छोड़ देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप खुद भी हेल्थी एंड वेल्दी रहेंगे। सही। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बीमारियों पर, कुछ ऐसी डिजीज़ पर जिनका जो ताल्लुक़ है वो हार्ट से है। सही। जो डायरेक्टली जो है वो हार्ट डिजीज़ हम कह सकते हैं जिनको, वह तो बहुत सारी हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती हैं हार्ट की डिजीज़। तो कौन कौन सी हार्ट डिजीज़ लगती हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ के ऊपर। सही। हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन 3 टाइप्स की हार्ट डिजीज़ हैं जो थोड़ी कॉमन देखी गई हैं, और उनमें से पहली है एनीमिया, खून की कमी, यानी कि, और डायबिटीज़ तो बहुत ही कॉमन है, यानी शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है आम लफ्ज़ों में, और थ्रोम्बोसिस। ये थोड़ी आपने शायद ना सुना इसका नाम। पहले डिस्कस करते हैं एनीमिया को। एनीमिया यानी खून की कमी। इसमें होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो एक प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन का जो है जो ज़्यादा हिस्सा है वो आयरन से बना हुआ है, आयरन ज़्यादा है वहाँ पे।
तो होता ये है कि बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाती है तो वो हम ऑक्सीजन को जो है ब्लड प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसे हम कहते हैं खून की कमी हो जाना या आरबीसी की कमी हो जाना। तो ये कहलाती है ये बीमारी, जिसके अंदर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। सही है। तो आयरन क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर? क्योंकि हीमोग्लोबिन है मौजूद, और हीमोग्लोबिन ही वो ब्लड का हिस्सा है जो बाहर से आने वाले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो काम ही नहीं होगा ना आगे, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। या देर से कम मिकदार में एब्जॉर्ब करेगा तो ये बीमारी कहलाती है एनीमिया की, जिसमें खून की कमी हो जाती है। सही। असल वजह क्या है? आयरन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सही। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमें ये पता है कि हम जो भी फूड ले रहे हैं बॉडी में जाके वो ग्लूकोज बन जाता है। सही है। हम जो भी खाना खाएंगे वो बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाएगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा। अब इस ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड के अंदर नॉर्मल होना चाहिए। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो ये भी बहुत जो है नुकसानदेह बात है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती जा रही है, नॉर्मल ज़्यादा ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है जिसे डायबिटीज़ का नाम दिया गया है। इसमें होता क्या है कि अब जब शुगर ब्लड के अंदर ऐड हो गई है ज़्यादा तो वो ब्लड को थिक कर देती है, ब्लड को गाढ़ा कर देती है। इसी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता ब्लड वेसल्स के अंदर। एक पतली चीज़ है, पतला पानी है, थिन है, तो वो ईजिली फ्लो करेगा, तेज़ फ्लो करेगा। लेकिन अगर गाढ़ा है तो फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से एक गिलास से पानी गिराऊँ और एक गिलास से शहद गिराऊँ, कौन ज़मीन में पहले गिरेगा? या अगर दोनों को जो है वो बहाया जाए तो किसका जो है वो रेट ज़्यादा होगा? फ्लो रेट ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो शहद है वो थिक है, देर से मूव करेगा। तो सिमिलरली अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसे कहा जाता है डायबिटीज़। तो ये बहुत ही बुरी बीमारी है, और इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि लो शुगर लेनी है। लो शुगर अगर ली जाएगी तो डायबिटीज़ वाली कहानी होगी ही नहीं। सही। देन उसके बाद लास्ट वन है आपके पास थ्रोम्बोसिस। इसका नाम कम सुना होगा। इसमें होता ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड जमना शुरू हो जाता है और बाकायदा खून के लोथड़े बन जाते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है। वो जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत ही नैरो हो जाती हैं, जो पूरी ब्लड खून की नाली है उसके अंदर ही दीवारों पर जो है वो ब्लड जमना शुरू हो जाता है, और वो जब जम रहा है तो रास्ता तंग पड़ रहा है। सही है। ब्लड जो रास्ता है वहाँ पे ब्लड का, फॉर एग्जांपल पहले अगर ये साइज़ था, डायमीटर था ब्लड वेसल्स का, और अब अगर यहाँ पर ब्लड जमना शुरू हो गया ऐसे ऐसे, तो अब ये डायमीटर कम हो जाएगा, तो ब्लड का जो है वो ब्लड प्रेशर या जो ब्लड का फ्लो रेट है उसमें असर होगा। सही है। इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर भी। तो इसमें इस बीमारी में ये होता है। तो ये अब ये क्यों हो रहा है? फैटी चीज़ें लोग खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें अगर ली जाएंगी तो सिर्फ ब्लड ही नहीं बल्कि यहाँ पे होता है कि फैट भी जो है वहाँ पे आके जमा हो जाए ब्लड वेसल्स के अंदर। सही। तो ये कुछ तीन जो है वो कॉमन डिजीज़ हैं हार्ट की, जिसमें आपके पास एनीमिया है, डायबिटीज़ है, थ्रोम्बोसिस है, और तीनों ही का ताल्लुक मोस्टली अगर कहा जाए तो वो आपकी डाइट से डिपेंड करता है। अगर हेल्दी फूड खाए जा रहे हैं, हेल्थी डाइट ली जा रही है, तो आपका हार्ट जो है वो हेल्दी ही रहेगा और ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटीज़, आपकी डाइट और सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं एक हेल्दी वे से, हेल्थी लाइफ स्टाइल से, तो यकीनन फिर कुछ नहीं किया जा सकता। सही। तो ये जो है आपके पास आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बात करी ब्लड सर्कुलेशन की और अपने हार्ट की हेल्थ के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी और आप इन सारी बातों को फॉलो भी करेंगे, और आपने इनसे बताऊँ दूसरों को बताना भी है। तो कुछ आपने आज हार्ट के हवाले से पढ़ा है और दूसरों को जाके बताना भी, अपने घर में बड़े बहन भाई को, छोटे बहन भाई को बताना है, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे कि हार्ट को किस तरह और बॉडी को किस तरह सेहतमंद रखना है। सही। अब बारी है आपके होमवर्क और आपके क्लास वर्क की। इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी बुक में, बहुत सारे चार्ट्स आपकी बुक में दिए गए हैं इस टॉपिक के हवाले से, जिसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।